अब देखते हैं तुल्यकाली उपग्रह या भूस्थायी उपग्रह। ठीक है, तुल्यकाली, काल मतलब समय। ठीक है, कौन सा समय? तो पृथ्वी का परिक्रमण काल का समय कितना है? 24 घंटे। ठीक है, और एक ऐसा उपग्रह मिल जाए जिसका भी परिक्रमण काल का समय क्या हो जाए? 24 घंटे ही हो जाए, तो उसे, उस उपग्रह को हम क्या कहेंगे? तुल्यकाली उपग्रह। ठीक है, पढ़ते हैं। ऐसे उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत, पृथ्वी का जो अक्ष है उसके लंबवत पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ठीक है, जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल 24 घंटे के बराबर होता है, तुल्यकाली उपग्रह कहलाता है। ठीक है, याद रहेगा सभी को, उसका परिक्रमण काल कितना होना चाहिए? पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर। इसकी विशेषताएं क्या है? तो जो परिभाषा है वही विशेषताएं हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर गति करता है। ठीक है, इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है। ठीक है, तुल्यकाली उपग्रह को संचार उपग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इसकी सहायता से दूरदर्शन या रेडियो सिग्नलों को इच्छित दिशा में भेजा जाता है। ठीक है भूस्थायी कक्षा या पार्किंग कक्षा। ठीक है, तो जिस कक्षा में भूस्थायी उपग्रह परिक्रमा करते हैं उसे भूस्थायी कक्षा या पार्किंग कक्षा। तुल्यकाली उपग्रह जिस कक्षा में गति करते हैं उसको क्या कहते हैं? भूस्थायी कक्षा कहते हैं। ठीक है, तो टी बराबर हम सूत्र निकाले थे 2 पाई/r√r+h का होल क्यूब डिवाइडेड बाई जी, परिक्रमण काल के सूत्र से। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, तो 4 पाई² r² डिवाइडेड बाई जी। ठीक है ना, r+h का होल क्यूब है ना, तो r+h का होल क्यूब बराबर आ जाएगा, टी को पक्षांतर कर दीजिए। ठीक है, ये 4 पाई नीचे आ गया, 4 पाई² GR² ऊपर चला गया, r+h ये 3 इधर आके 1/3 में चेंज हो गया। ठीक है, इनमें से सभी का मान हमको पता है, t बराबर 24 घंटे होना चाहिए। सेकंड में चेंज कीजिए तो 24 × 60 × 60 होगा। ठीक है, जी का मान पता है सभी को, आर का मान पता है, सभी के मान को रख दीजिए। ठीक है, तो r+h बराबर कितना आया? इसको सॉल्व करेंगे तो 42,220 किलोमीटर। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र से उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए? उस कक्षा की दूरी कितनी है पृथ्वी के केंद्र से? 42,220 किलोमीटर दूर। यहाँ हम स्थापित कर सकते हैं किसको? तुल्यकाली उपग्रह को, जिसका परिक्रमण काल कितना होगा जी? 24 घंटे। ठीक है, और पृथ्वी की सतह से यदि निकालना चाहे उसकी ऊंचाई तो r को माइनस कर दो, पृथ्वी की त्रिज्या को। ठीक है, तो माइनस की तो कितना आया? 36,000 किलोमीटर लगभग। ठीक है, कितना किलोमीटर? 36,000 किलोमीटर। तो इतनी दूरी पर यदि कोई कक्षा में हम कोई उपग्रह स्थापित करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? तुल्यकाली उपग्रह। ठीक है, जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होगा। ठीक है, ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियम, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे ग्रह कहते हैं। ग्रह की गति के संबंध में केपलर ने कुछ नियमों का अध्ययन किया है, कुछ नियम दिए हैं, देखते हैं। पहला नियम है कक्षा का नियम। ठीक है, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्ष में परिभ्रमण करते हैं। सूर्य दीर्घवृत्त के एक फोकस पर स्थित होता है। इस नियम को कक्षा का नियम कहते हैं। ठीक है, किसके बारे में बताया? कक्षा के बारे में। कैसी कक्षा में? दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं ग्रह। ठीक है, सेकंड है ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा। ग्रह को, मान लो ये यहाँ पे है ग्रह, सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। ठीक है, मान लो ले लिए 5 सेकेंड। ठीक है, तो ये इतना क्षेत्रफल तय कर रही है, तो
यहाँ भी 5 सेकंड में समान क्षेत्रफल ही तय करेगी। यहाँ देखो ज़्यादा लग रहा है देखने से, परंतु ऐसा नहीं है, समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। या कह सकते हैं ग्रहों की क्षेत्रीय चाल सदैव नियत रहती है। ठीक है। थर्ड नियम है सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग। ठीक है, परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य से उस ग्रह की औसत दूरी, सूर्य से उस ग्रह की औसत दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। औसत दूरी क्यों लिए भाई? यहाँ दूर है तो ज़्यादा दूर होगा ग्रह, यहाँ पास है तो सूर्य से पास कम दूरी पर होगा। ठीक है ना, इसलिए औसत दूरी निकाल लेंगे। तो परिक्रमण काल का वर्ग और औसत दूरी का क्यूब के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, t² बराबर k इंटू आर क्यूब, के नियतांक है। तो द्वितीय नियम की उत्पत्ति करते हैं हम सभी जानते हैं बलाघूर्ण बराबर क्या होता है? बल गुणित बल की दिशा में बल गुणित बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। ठीक है, ये हम सूत्र पढ़ ही चुके हैं। अब हम ये भी जानते हैं कि टाउ, बाहर से कोई बलाघूर्ण लग रहा है क्या? नहीं, तो टाउ बराबर 0 हो गया। कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर बराबर होती है बलाघूर्ण के, जैसे संवेग में परिवर्तन की दर बराबर होती है बल के, वैसी कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर बराबर होती है बलाघूर्ण के। ठीक है, बलाघूर्ण 0 है तो कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर क्या हो गया? 0, परिवर्तन नहीं हो रहा है। मतलब L क्या है जी? कोणीय संवेग नियत है। कोणीय संवेग क्या है? नियत है। कोणीय संवेग बराबर सूत्र होता है 2 गुणित द्रव्यमान इंटू क्षेत्रीय वेग। ठीक है, तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कोणीय संवेग नियत है तो द्रव्यमान तो किसी पिंड का नियत ही रहेगा, उसका क्षेत्रीय वेग भी क्या रहेगा जी? नियत रहेगा। इससे ये प्रूफ हो गया कि ग्रहों की क्षेत्रीय चाल या क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। यही ग्रहों की गति संबंधी केपलर का द्वितीय नियम है। ठीक है, कोणीय संवेग नियत है मतलब इतना वैल्यू भी क्या होगा जी? नियत। ये तो नियत है, द्रव्यमान भी नियत, क्या बच गया? क्षेत्रीय वेग, वो भी क्या रहेगा? नियत रहेगा। ठीक है, द्वितीय नियम की उत्पत्ति करते हैं। तो सूर्य का द्रव्यमान कैपिटल M ले लिए और r दूरी पर एक और m द्रव्यमान का कोई ग्रह है जो v वेग से चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। तब न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से F बराबर क्या होता है? gmm/r² हो जाएगा। आवश्यक अभिकेंद्र बल mv²/r के बराबर होगा, तो v² बराबर gm/r आ गया। v बराबर हम जानते हैं दूरी बटे समय 2πr डिवाइडेड बाई t। ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, तो v² बराबर 4π² डिवाइडेड बाई t²। v² का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए। ठीक है, यहाँ से सूत्र निकाले t² का, तो कितना आएगा? 4π² डिवाइडेड बाई gm इंटू आर क्यूब। ये सभी क्या है? 4 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है। द्रव्यमान बदलेगा क्या? नहीं, तो ये भी कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं क्या? t² बराबर इसको k मान लो इंटू आर क्यूब, मतलब t² अनुक्रमानुपाती आर क्यूब। यही केपलर की ग्रहों की गति संबंधी क्या है? तीसरा नियम है। इसका निगमन बहुत ही आसान है, ये पूछा भी जाता है। ठीक है।